डॉक्टर पायल ठाकुरिया वैशाली हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे स्त्रियों में सबसे मुख्य परेशानी होती है बच्चेदानी में गांठ। बच्चेदानी में गांठ कई प्रकार से हो सकती है। यह बच्चेदानी के अंदर भी हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह पर भी हो सकती है और बच्चेदानी के साथ में जो तंतु होते हैं उनमें भी हो सकती है। सबसे मुख्य इसका जो कारण होता है वो है कि एक तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकती है या कुछ फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी की वजह से होती है। वैसे इसका कोई कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इसकी जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से होता है कि जो स्त्री हैं उनको अपना मासिक धर्म बहुत ज़्यादा आता है। मासिक धर्म में 2 या 3 पैड तो वो रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर ज़्यादा पैड यूज़ करने होते हैं जो कि 50 ml से ज़्यादा हो, या अगर ब्लीडिंग के साथ में क्लॉट्स आते हों, या फिर उनको बहुत ही अधिक दर्द महसूस होता हो। नॉर्मली थोड़ा बहुत दर्द तो सभी को होता है, लेकिन अगर अत्यधिक दर्द है जिसके लिए उन्हें दवा खानी पड़ती है तो इसका एक कारण बच्चेदानी में गांठ भी हो सकता है। बच्चेदानी में गांठ की वजह से कई बार बच्चे नहीं लगते या कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। उसके अलावा अगर बड़ी उम्र में है तो उसमें पेशाब की थैली पे दबाव आता है जिसके कारण पेशाब में रुकावट महसूस होती है, या बहुत बड़ी गांठ होने पे लेटरिन के रास्ते पे भी दबाव आता है जिसमें कि बार बार से डिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है और कंप्लीट डिफिकेशन नहीं हो पाता। बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसको उनकी जगह के आधार पर 4-5 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो ये मायोमेट्रियम की गांठ होती है, लेकिन अगर ये मसल्स के अंदर है तो इसे इंट्राम्यूरल कहते हैं। अगर ये सब सीरोसा के नीचे है तो इसे सब सीरोसल कहते हैं। और तीसरा होता है मस्कुलर और इंट्राम्यूरल के अलावा तीसरा होता है सब सीरोसल। इन तीनों चारों के अलावा अगर ये कभी कभी पेडंकुलेटेड भी होती है। इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इंट्राम्यूरल के कारण। उसके कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसका आपको ध्यान रखना होता है कि अगर माहवारी 6 से 7 से दिन से ज़्यादा चले और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो आप इसके लिए अपने विशेषज्ञ से राय ज़रूर करें। इसके लिए हम जांच के लिए जा सकते हैं। जांच कराने पे पहले तो हमें इसका इंटरनल एग्जामिनेशन करना होता है। अगर हमें पीए पे मतलब एब्डोमिनली फील करने पे कुछ हार्ड सा महसूस होता है या अंदर की जांच करने पे हमें पता चलता है कि हाँ गांठ है, तो इसके लिए फिर हम सोनोग्राफी के लिए जा सकते हैं। सोनोग्राफी दोनों तरह से होती है, पेट से और अंदर से भी। इससे अंदर वाली सोनोग्राफी से अच्छे से पता चल जाता है कि गांठ कहाँ तक फैली है, कितनी बड़ी है, कितना इसका व्यास है। यह एक एनकैप्सुलेटेड गांठ होती है, लेकिन इसकी वजह से टॉर्जन भी हो सकता है। अगर यह पेडंकुलेटेड है तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, हाइलिनेशन हो सकता है, और सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है कि कभी कभी इसमें सार्कोमेटस चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कि इसमें कार्सिनोमा के, कैंसर के चेंजेस आ जाते हैं। वह सबसे भयानक स्थिति होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें इसका टाइम पर, समय पर ही उपचार लेना चाहिए। समय पर उपचार लेने के लिए जब भी हमें कभी दिक्कत हो तो सबसे पहले अपने विशेषज्ञ के पास जाएं और फिर वो जिस तरह से भी कहें उन बातों का पालन करें और वो जो जांचें करवाते हैं वो करवाएं और जो इलाज करते हैं उसे लें, नहीं तो आगे जाकर बहुत दिक्कत कर सकता है। इसमें हम अगर जांच करें तो पहले सोनोग्राफी है, उसके अलावा भी अगर नहीं पता चले, ज़्यादा डेप्थ में जाना हो तो एमआरआई कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी की जांच होती है, वो होती है अंदर वाले जो फाइब्रॉइड होते हैं, म्यूकोजल जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके लिए। उसमें हम अगर छोटे हैं तो हम हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा उनको निकाल भी सकते हैं। और एक लेप्रोस्कोपी की जांच भी होती है, लेप्रोस्कोपी द्वारा हम इसको दूरबीन से ऑपरेट करके भी निकाला जा सकता है। ऑपरेशन करने के लिए इसको जो इसका इलाज है उसमें पहले तो दवाइयाँ आती हैं। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती, लेकिन अगर छोटा है तो भी आप एंटी प्रोजेस्टेरॉन्स ले सकते हैं और पेन किलर और जो ब्लीडिंग कम करने की दवाइयाँ हैं वो सब ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बड़ा है तो फिर आपको इसके सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। सर्जरी में एक तो है कि हम केवल फाइब्रॉइड गांठ को ही निकालें, और दूसरा होता है कि हम
ऑपरेशन करके पूरी बच्चेदानी को ही निकालना पड़ता है। इसमें डिपेंड करता है कि मरीज की आयु कितनी है। अगर मरीज की आयु 35 से ऊपर है और वह अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुका है और अगर फाइब्रॉइड 2 या 2 से अधिक हैं तो बेहतर यही रहता है कि पूरी बच्चेदानी को ही निकाला जाए, ताकि ये रिकरेंसी के और उसके चांसेस नहीं रहें। लेकिन अगर फाइब्रॉइड छोटे हैं और एक दो ही हैं तो उन्हें केवल मायोमा को भी निकाला जा सकता है। इसके ऑपरेशन को मायोमेक्टमी कहते हैं। यह दूरबीन से भी हो सकता है और खोल करके भी किया जा सकता है। आजकल सभी जगह दूरबीन वाले ऑपरेशन अवेलेबल हैं, जिसमें कि मरीज को कम स्टे करना पड़ता है और उसको तकलीफ़ भी कम होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मायोमा की वजह से होती है या यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से होती है वो महिलाओं में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी उनमें वैसे ही ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर मायोमा है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से और खान पान की भी प्रॉब्लम होने की वजह से वो बढ़ जाती है। कभी कभी तो बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि 6 से 7 ग्राम ही हो जाता है। तब हमें सबसे पहले ब्लड चढ़ाना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के बाद मरीज की जब स्थिति स्टेबल हो जाती है तभी ऑपरेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। धन्यवाद।